नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भाषाओं के कमजोर पड़ने या विलुप्त होने की कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई भाषा खुद को विशिष्ट मानने लगे, एक्सक्लूसिव मानने लगे, तो समझिए कि वो आत्महत्या की राह पर है। संस्कृत का जो हर्ष हुआ, उसकी एक बड़ी वजह यही रही है। जब तक हिंदी का झंडा उठाने वालों को ये समझना चाहिए कि वे अपनी करतूतों से हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं या उसे नष्ट करने की राह पर ले जा रहे हैं। भाषाओं की इस राजनीति को समझने का प्रयास करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, हिंदी समाज अपने लेखकों का सम्मान क्यों नहीं करता है। इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं परवेज अहमद, वंदना राग और पवन करण। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में पूछ रहे हैं कि हिंदी समाज में हिंसा, नफरत और झूठ का समाजशास्त्री कारण क्या है। और अंत में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी अपने स्तंभ ना काहू से बैर में मुर्गों की खुशफहमी पर कटाक्ष कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि हिंदी समाज लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों के प्रति उदासीन है, उनका सम्मान नहीं करता है। इस शिकायत के साथ ये भी कहा जाता है कि दूसरी भाषाओं में लेखकों को सम्मान मिल रहा है, उसकी मिसालें दी जाती हैं। सवाल उठता है कि ये शिकायत कितनी सही है, और अगर सही है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हिंदी समाज या फिर लेखक कलाकार। आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं लेखक एवं पत्रकार परवेज अहमद, जानी मानी कथाकार वंदना राग और वरिष्ठ कवि पवन करण। आप सबका स्वागत है ताना बाना में। परवेज जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है। आप भी लेखक हैं, पत्रकार भी हैं, उपन्यास भी लिखा है आपने। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि हिंदी समाज आपको आपकी उपेक्षा कर रहा है, आपको जितना सम्मान मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है? देखिए, आपने ये तय कर दिया कि इस हिंदी समाज की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि भारत में बहुत लंबा बड़ा समाज है और वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। अब हम सवाल ये कि हमारे सम्मान का पैमाना क्या है, हम कितने सम्मान की उम्मीद करते हैं और सम्मान होता क्या है। अब मैं तो लेखक जो हूँ, मैं कहिए कि उंगली कटा के शहीदों में नाम वाला लेखक हूँ मैं, तो मैं कितने सम्मान की उम्मीद करूंगा। मुझे तो लगता है कोई मुझे मिलता है, उसको ये बताया कि मैंने उपन्यास लिखा है, लगता है यही मेरा सम्मान है। मेरे लिखे का जिक्र कर देता है, वही मेरा सम्मान है। लेकिन दिक्कत तब होती है कि जब हम अपना खुद का पैमाना बहुत बड़ा कर लेते हैं, हम खुद ही अपना पर्सनैलिटी को लार्जर देन लाइफ बना लेते हैं, वहां दिक्कत होती है। समाज में साहित्यकार का सम्मान हो रहा है, आप जाइए सेमिनार में जहाँ साहित्य प्रेमी होते हैं, आपका सम्मान होगा। किसी भी कॉलेज स्कूल में चले जाइए, वहां आपका सम्मान होगा। आप जितना डिजर्व करते हैं इतना सम्मान आपका होता है। लेकिन आप अपना पैमाना अगर कर लेते हैं तो वहां थोड़ी गड़बड़ होती है। मैं आपको दो छोटी छोटी मिसालें बताता हूँ। मुकेश कहेंगे कि मैं किस्सा गोई शुरू कर देता हूँ, लेकिन घटनाएं तो होती हैं। जब मैं नवा टाइम्स में रविवार्ता का एडिटर था, तो एक सज्जन आए, मैंने मैंने पूछा, बताइए कि आप मुझे पहचाने नहीं। मैंने कहा सच में आप, मैं नहीं पहचाना आपको। वो हैरान रहे, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने, भाई साहब आप बता दीजिए कि आपको पहचानना क्यों जरूरी है, कि पिछले हफ्ते मुझे एक कविता का बहुत बड़ा सम्मान मिला है। मैं अपनी आज्ञा का क्षमा मांगता हूँ, अपना नाम भी बताने। फिर नाम सुनकर मैंने कहा हाँ मुझे याद है कि प्रणाम, लेकिन मैं आपको चेहरे से नहीं जानता था। लेकिन एक सम्मान मिला है, पहला सम्मान मिला है, और आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे सबको जानना चाहिए। एक दूसरे बहुत बड़े साहित्यकार, जो सचमुच के साहित्यकार, बड़े साहित्यकार है, वो साहित्य अकेडमी गए। फिर उन्होंने फेसबुक पे नोट लगाया कि मैं साहित्य अकेडमी गया और मुझे कोई पहचाना नहीं। अरे भाई, समकालीन भारतीय साहित्य का संपादक आपको ना पहचाने तो समस्या है। आप उम्मीद करो कि साहित्य अकेडमी का बाबू भी आपको जाने, क्लर्क भी आपको जाने, तो वो तो शाहरुख खान को जान सकता है, भाई सचिन तेंदुलकर को जान सकता है, आपको क्यों जानेगा। तो मुकेश, सबसे ज्यादा दिक्कत ये कि हम अपनी छवि बना लेते हैं, उस पर हम तय करते हैं कि हमें सम्मान मिल रहा है चाहिए। अगर हम ऑनेस्टी से देखें, अब आप बताइए कि आपने जिक्र किया तो एक उपन्यास और 4 नाटक और 5-6 कहानियां तो कुछ साहित्य में होता नहीं। लेकिन मैं पाता हूँ कि मुझे तो जरूरत से ज्यादा ही सम्मान मिला हुआ है। जहां भी जाते हैं आपको पहचान जाता है कि आपने उपन्यास लिखा है, और क्या सम्मान होता है। आप हमेशा तालियां तो बजेंगी नहीं, हाथ फूल तो आपको डलेंगे नहीं, बैंड बाजे तो बजेंगे नहीं आपके लिए। तो एक तो गंभीर चीजों को पसंद करने वाले कम लोग होते हैं, उसका सम्मान करने वाले हमेशा से रहे, वो कम रहे हैं। तो हमें ये तय करना चाहिए कि हमने जितना लिखा है उस हिसाब से हमें सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
खुद ही अपना कदम ने बड़ा कर लिया तो अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना है कि जो साहित्यकार है जिसको जितना जायज हक है सम्मान का उसको मिल रहा है। वंदना जी, परवेज जी ने तो कह दिया कि मैं चूंकि उस तरह से साहित्यकार नहीं हूं, इसलिए मैं उतने सम्मान की अपेक्षा ही नहीं रखता हूं, जितना मिल जाता है मैं उससे संतुष्ट हूं। लेकिन आप तो लेखिका के रूप में, कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो ये जो हिंदी समाज में या हिंदी लेखक समाज में ये विलाप चलता रहता है कि हिंदी में तो कोई पूछ परख ही नहीं होती, हिंदी के लोग समझते ही नहीं है, कला, बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक सब यहाँ एक तरह से उनकी उपेक्षा होती है, उनको लेकर एक उदासीनता है हिंदी समाज में। क्या आपने भी ये महसूस किया है? देखिए, उदासीनता तो नहीं है, राजनीति जरूर है, गुटबाजी जरूर है, और ये एक पता नहीं पिछले 20-30 सालों का होगा या पहले भी होगा, मुझे पता नहीं, पर 20 सालों से तो मैं देख ही रही हूँ। ये जरूर है कि आप अपने गुटों की चीजों को कोशिश करते हैं कि सम्मानित करवाएं। बात उससे मुझे कोई उपेक्षा नहीं लगती, क्योंकि अगर वंदना जी, मैं इसको उन सम्मानों से नहीं कह रहा हूं जो नवाजे जाते हैं। मैं आम हिंदी समाज में अपने लेखकों को लेकर जो उत्साह और आदर का भाव होना चाहिए, क्या वो आप पाती हैं? हाँ, बिल्कुल पाती हूँ। इस बात में मैं परवेज जी से बिल्कुल ये रखती हूँ, मतलब मैं मानती हूँ उनकी बात को, कि जब वो कह रहे हैं कि भाई पैमाना किस तरह का है। अगर 10 लोग कहीं दूर दराज गांव से अगर आपको फोन करके कहते हैं कि आपकी कहानी पढ़ी, और ऐसे लोग कहते हैं जिनसे आप उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई कहीं किसी हरियाणा के गांव में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, साउथ में, केरल से अगर आपके पास एक फोन आ जाता है या तमिलनाडु से आ जाता है कि कथा देश में आपकी कहानी पढ़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं तो इसे बहुत बड़ा सम्मान मानूंगी। और मैं मानूंगी कि पाठकों को सम्मान मिलता ही है। और उपेक्षा, अगर आप सचमुच थोड़ा ठीक ठाक लिखते हैं तो ऐसी उपेक्षा नहीं होती, अनलेस वो उपेक्षा राजनीति जनरेटेड है। मुझे तो अपने सम्मान में कोई कमी नजर नहीं आई। मैं भी ये शुक्रिया, शुक्रिया वंदना जी, आपने मेरी बात से सहमति जताई। पवन जी, लेकिन हम अक्सर पाते हैं लेखकों को, हिंदी भाषियों को कोसते हुए कि हिंदी भाषी संस्कृति के प्रति, कला के प्रति बहुत ज्यादा उनके प्रति चेतना ही नहीं है, जागरूकता ही नहीं है, वो उसको लेकर उत्साहित ही नहीं होते। ये आम आप देखिए विलाप चलता रहता है। तो ये एक तो परवेज जी कह रहे हैं, वंदना जी ने कहा, आप भी मेरे ख्याल से आपके अनुभव भी यही कहेंगे कि आपकी कविताओं को लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, रिएक्ट करते हैं और यही काफी है। लेकिन क्या आम हिंदी समाज उस तरह से आप पाते हैं कि लेखक के प्रति उत्साहित है? या मैं अगर इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो ये कई बार तुलना भी की जाती है कि अगर आप बंगाल में जाइए तो वहां एक दूसरे तरह का समाज है, बांग्ला भाषी अपने साहित्य और साहित्यकारों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। मराठी में देख लीजिए, असम में देख लीजिए, दूसरी भाषाओं में देख लीजिए, वैसा क्या हिंदी समाज में है? जी मुकेश जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न इस चर्चा के लिए चुना है। मैं पूरे विश्वास के साथ जो एक लेखक के तौर पर मैंने अर्जित किया है, मैं उसे आपके सामने, वंदना जी के सामने, आदरणीय के सामने व्यक्त करना चाहूंगा कि मैं उन लेखकों की पंक्ति में आता हूं, जैसे वंदना जी ने कहा, कि जिनकी समाज के बीच में एक लेखक के रूप में पर्याप्त पहचान है। मुझे बहुत पहचाना जाता है और मुझे कई जगह पर मित्रों के बीच में, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जो लेखक नहीं है लेकिन वो ये जानते हैं कि ये लेखक है, तो कवि कहकर सीधा मेरे नाम को ना लेकर कविराज या कवि कहकर बड़े विनोद के साथ, सम्मान के साथ, आदर के साथ बुलाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी कविताएं नहीं पढ़ी हैं वो भी मुझे कवि के तौर पर जानते हैं, उनके बीच में मैं लेखक हूँ, ये मेरी पहचान है। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे, इस बात से कि वर्तमान में समाज की प्राथमिकताओं में साहित्य नहीं है, कविता नहीं है, कहानी नहीं है, उपन्यास नहीं है, आलोचना नहीं है,
वो लेखन से, साहित्य से बहुत दूर जा चुका है। उसकी प्राथमिकताओं में कई अन्य घटनाएं हैं, कई अन्य गतिविधियां हैं। इसके बाद भी लेखक की पहचान के ऊपर फिलहाल कोई संकट नहीं है। ये संकट अन्य तरह के हो सकते हैं, प्रकाशन का संकट हो सकता है, कहीं पढ़ने पढ़ाने अपनी बात कहने के लिए अभिव्यक्ति के जो अभिव्यक्ति की जगह है वहां पर संकट, उनकी कमी हो सकती है। पर लेखक की पहचान का कोई संकट नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मेरे जो कवि मित्र हैं, जो कहानीकार मित्र हैं, उनके भी अनुभव जो है वो लेखक के तौर पर पहचाने जाते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब आपने मुझे ये विषय बताया था, मैं सोच रहा था, लगभग ये 7-8-10 बरस पुरानी बात है, ये कितना ही वर्ष होगा, कि एक सर्वे आया था। वो एक अंतरराष्ट्रीय आकलन था। उसमें ये बताया गया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी की जितनी भी बड़ी किताबें होती हैं, जो हमारे नोबेल विजेता लेखक लिखते हैं या अन्य लेखक लिखते हैं, जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला होता है, और जब उनकी किताबों के लिए इस कदर प्रचार प्रसार किया जाता है, प्रकाशक उसमें धन शामिल करते हैं, धन लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और वो किताब बहुत बिकती है। किताब प्रकाशित अग्रिम प्रतियां बुक हो जाती हैं और हाथों हाथ आते ही किताब बिक जाती है। लेकिन उसका दूसरा पहलू जब सामने आया कि उसमें से अधिकांश किताबें जो धनी लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो पुस्तकों के बारे में जानते हैं, वो उन किताबों को ले जाकर अपने ड्राइंग रूम में, अपनी बैठक में सजा लेते हैं। उन्होंने बमुश्किल वो किताब पलटी होती है या 2-4 पेज पढ़े होते हैं, पर लेखक के रूप में उन लेखक की उनके उसमें स्मृति में, उनकी चर्चाओं में पहचान होती है। उन्हें वो किताबें पढ़ना भी चाहिए। एक लेखक के तौर पर मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ। तो लेखक जी के आगे पहचान का जी। संकट हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, लेखक ये के पहचान के कुछ संकट का कहने सवाल के नहीं। लिए जगह घटी है, ये मैं कहना जी चाहता हूँ। जी एक पवन जी, एक ये पहचान, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ वंदना जी, मैं एक हाँ, मिनट में आ रहा हूँ। मैं पहचान के संकट की बात नहीं कर रहा हूँ। कई बार कई समाजों में संस्कृति से संबंधित संकट भी आते हैं, जिनमें वो समाज संस्कृति के प्रति, भाषा के प्रति, कलाओं के प्रति, संगीत के प्रति उदासीन हो जाते हैं। और आप अगर कई समाजों को आपस में तुलना करके देखेंगे तो आपको वो फर्क भी दिखेगा। तो मैं जी इसी फर्क को आधार बनाकर ये सवाल कर रहा हूँ। ये तो मैंने व्यक्तिगत सवाल किए आप लोगों से, लेकिन अब बृहत्तर जो हिंदी समाज है वो अपनी भाषा और साहित्य को लेकर कितना चेतनावान है, ये सवाल यहाँ पर अब प्रमुख हो जाता है। तो यहीं पर यह विलाप भी शुरू होता है। हम कृतियों के बिकने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लेखक की पहचान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक समाज में जो भाव होता है, जो चेतना होती है, जो जागरूकता होती है, क्या वो हिंदी समाज में कमतर है दूसरी समाजों की तुलना में? वंदना जी, आप ही शुरू हाँ, कीजिए। मैं एक बात इसी में जोड़ना चाह रही थी जो आपने कहा। एक आर्टिकल है कृष्ण कुमार का, उन्होंने लिखा था, मतलब अपने बारे में, पढ़ने लिखने के बारे में एक किताब छोटी सी उन्होंने लिखी है, और सभी इंस्टीट्यूशन, स्कूल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को वो दी जाती है हैंडबुक की तरह। उसमें मैंने एक वाक्य पढ़ा था। उनका 2.5 कमरे का कहीं दिल्ली में या कहीं पे मकान था, और उसमें 2 कमरों में जैसे ही घुसते थे तो बरामदे में पूरा जो एक हिस्सा था दीवार का, वो किताबों की अलमारी, मतलब रैक से भरा हुआ था। फिर अंदर गए तो वहां भी एक मतलब पूरी एक किताब भरी हुई थी। तो उनके घर एक सज्जन आए, मेहमान आए, जिनका आप जो कह रहे पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं था, लेकिन वो एक संप्रदाय के व्यक्ति थे, और उन्होंने आकर कहा, और वो बरामदे में खड़े हो गए। तो कृष्ण कुमार जी लिखते हैं कि वो खड़े हो गए और मेरी किताबों को देखने लगे। तो मुझे लगा कि अरे, इनको इतना इंटरेस्ट है, ये किताबों के टाइटल्स देख रहे हैं। फिर वो अंदर आए, फिर उन्होंने वो देखा, फिर चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने धीरे से पूछा, "क्या पढ़ रखी है?" तो कृष्ण कुमार जी ने कहा, ज्यादातर, और कुछ पढ़ने के प्रोसेस में हो। तो उन्होंने कहा, कैसे पढ़ लेते, क्या जरूरी है इतना पढ़ना? कितना समय लगता है तुमको इन चीजों को करने में? तो ये बात मैं वाकया इसलिए सुना रही हूँ कि जो बृहत्तर समाज है, और ये शायद कृष्ण कुमार जी बयान कर रहे थे 80s के समय की बात, और आज हम 2020 में हैं।
तो धीरे धीरे सामाजिक क्षरण हुआ है। संस्कृति के प्रति उदासीनता बढ़ी, साहित्य के प्रति तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो समाज उस तरह से हिंदी और हिंदी का जो दायरा है वो भी संकुचित हुआ है। ये अलग बात है जी, पवन जी ने कहा कि लोग सजा देते हैं, सजाने वाले हिंदी को कम करते हैं। ठीक है, जो सजाने वाला एक तबका था वो भी अब सजाने के लिए हिंदी की किताबें डिस्प्ले में नहीं रखता, अंग्रेजी की टॉप मोस्ट किताबें रखता है। तो वो उदासीनता भारतीय समाज में, मैं बाकी का नहीं कहूंगी, हिंदी समाज में, क्योंकि बंगला में, ये आपने शुरू में ही कहा था मुकेश जी, बंगला में मराठी अभी की भाषा और संस्कृति के प्रति बहुत सम्मान रहता है, उसको लोग डिस्प्ले भी करते हैं। जी परवेश जी, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। असम में साहित्य सभा का कार्यक्रम होता है हर साल, और उसमें लाखों लोग जुटते हैं। वो साहित्य का मेला होता है, और जो साहित्य सभा का अध्यक्ष चुना जाता है वो उसकी सवारी निकलती है, और मतलब छोटे छोटे गांव से लोग आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, किताबें खरीदते हैं। ये जो कल्चर है, या महाराष्ट्र में भी इस तरह का उत्सव होता है। और बांग्ला में भी हम जानते हैं कि किताबों को खरीदने की, मैं किताबों को खरीदने पर उतना जोर नहीं दे रहा हूं जितना पढ़ने पढ़ाने और साहित्य को लेकर उत्साह की बात कर रहा हूं। वो क्या हिंदी समाज में दिखता है आपको? नहीं, देखिए, जो परंपराएं होती हैं वो भी तो कोई शुरू करता है ना, उनको मेंटेन करता है। उन्होंने परंपराएं शुरू की हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी परंपराएं थी, हमने उसको कायम नहीं रखा, उसको भूल गए। मुझे याद है अपना बचपन, उज्जैन में जब कार्तिक का मेला होता था, मुशायरा होता तो 10,000 लोग सुनते थे। कालिदास समारोह जो संस्कृत में नाटक होते थे, 10,000 लोग रात भर बैठकर देखते रहते थे। वो एक माहौल होता है जो बनाते हैं आप, और लोग उससे आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे आप खुद ही उसको भूलने लगते हैं। अब वहां ना मुशायरा होता है, ना कॉमेडी आता है, ना कोई सुनने आता है। तो आप क्या करेंगे? अगर उसी परंपराओं का आपने लगातार चलाया होता तो परंपराएं चल रही थी। तो हमारे हिंदी का समाज ये है कि हम चीजों को शुरू करके छोड़ देते हैं, फिर कुछ और करने लगते हैं। वो कंटिन्यूटी जो होनी चाहिए वो नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सबकी है ना। एक तो ये बात, दूसरी बात कह रहा था कि जब हम सम्मान की बात कर रहे हैं तो हम दो वर्ग हो गए। एक तो लेखकों का अपना वर्ग है, ये सवाल ये कि वहां सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा पाठकों का वर्ग है, वहां सम्मान मिल रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट आपके आपके साथ वाले लेखक हैं जिनसे सम्मान जरूर चाहिए आपको, या वो पाठक वर्ग है जो आपको लगातार पढ़ रहा है और आपको पहचान रहा है? मेरे ख्याल से पाठक वर्ग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको मिसाल दूं, शानी जी से मेरा रिश्ता रहा है, लेकिन होता क्या है, जैसे राजेंद्र यादव जी से उनके वो संबंध थे, समकालीन थे, उनका देहांत हुआ। बहुत सारे साहित्यकारों ने राजेंद्र यादव जी के समकालीनों को याद किया, किसी ने शानी जी का नाम नहीं लिया। उसके बाद मन्नू भंडारी जी के बीबीसी में इंटरव्यू हुआ। मन्नू भंडारी भी उनके समकालीन थी, रात दिन के रिश्ते थे, आना जाना था, लेकिन मनु जी ने सारे साहित्यकार गिनवाए, शानी जी को नहीं गिनवाया। इंटरव्यू ने पूछा भी और कोई नाम याद आ रहे हैं? उनका नहीं, कोई नाम याद नहीं हुआ। उनके देहांत के बाद जो कहानीकार याद किए गए उसमें शानी जी का जिक्र नहीं था। हो गया ना। अब हुआ क्या, अभी 3 दिन पुरानी बात है, एक फोन आया मेरे पास, अशोक शर्मा साहब है, मैं बड़ा आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूँ जम्मू से, और बड़ी मुश्किल से मुझे आपका नंबर मिला है। मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने साहित्य पढ़ा है, और शानी जी की 15 कहानियां उन्होंने गिनवाई कि ये मैं पढ़ चुका हूँ, उपन्यास का पढ़ चुका हूँ, मुझे उनकी और कहानी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी? अब ये देखिए, एक आदमी जम्मू में सेना से उसका साहित्य का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो साहित्य को पसंद करता है, साहित्य पढ़ना है, तो वहां उठ के वो नंबर खोज कर पूछ रहा है कि उनका साहित्य कहाँ मिलेगा। तो मैं कहता हूँ ये जो सम्मान है साहित्य का, ये असली सम्मान है। आपको पाठक है, मतलब सवाल ये साहित्य तो पढ़ने की चीज है ना। बिना पढ़े खोले आपकी तारीफ कर दी किसी ने, अरे वाह उपन्यास बहुत अच्छा है, मजा आ गया, पढ़ा ही नहीं उन्होंने। मैंने तो अपने सेमिनार में, मुकेश आप भी थे उसमें, देखा कि लोग बिना पढ़े आ गए और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो उसमें है ही नहीं। हमारे अजहर भाई भी थे उसमें, बिना पढ़े आ गए। हमारे कदवाई साहब थे, उन्होंने सवाल उठाया कि नाटक ऐसे लिखे क्यों जाते हैं, जबकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा, मेरे प्रोफेसर थे वो, मैंने सर आप बिना पढ़े आए हैं, तो आप कह रहे हैं ऐसे नाटक नहीं लिखे, कौन से नाटक नहीं लिखे जाना चाहिए? अरे नहीं लिखे जाते हैं सवाल है, जो लिखा गया है उस पर बात करिए ना, तो प्रोफेसर लोग। तो ये जो हमारे यहाँ जो राजनीति जो बंदा ने बात की है वो बड़ी खतरनाक है। किसको उठाना है, किसको चढ़ाना है, करना है, लेकिन हमें उन सम्मान की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें सम्मान की परवाह करनी चाहिए पाठक की। जी, आज के जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इससे इतर है। मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। सम्मान पाठकों से मिल रहा है कि नहीं आपको? मैं पाठक से भी बड़े समाज की बात कर रहा हूँ। पाठक वर्ग भी एक सीमित तो है, लेकिन एक बड़े समाज में जो संस्कृति को लेकर उत्साह होना चाहिए
वो नहीं दिख रहा। देखिए तो मैं देखिए नहीं यहाँ नहीं मुकेश, मैंने पहले ही कहा था कि जी, हमारा समाज के हिस्सों में बटा हुआ है। व्यापक जो समाज है ये वो तो सारा सारे हिंदी समाज का। बटे होते हैं परवेज जी, हाँ सभी बताता हूँ, ये भी हमारा भी बटा हुआ है, मानिए ना बटा हुआ है, तो जितना सारे व्यापक उसको समाज मानना बटे इतना होते व्यापक नहीं हैं, है। लेकिन दूसरे समाजों में अगर बेहतर स्थिति है तो हिंदी में क्यों है ऐसा कमतर? ये उसकी प्रश्न मैंने उठता कहा है। इसके जिम्मेदार हम हैं। परंपराएं, अभी कहा परंपराएं शुरू होती हैं, उसको चलाया जाता है, जी जान से लोग लगते हैं, और उसमें वो फिर वो बाकी चीजों की परवाह नहीं जी करते कि क्या नुकसान हो रहा जी, है, क्या फायदा हो रहा है, वो मैं करना बस पड़ेगा आपको। इसी इसी प्रश्न पे आना चाह रहा था। हाँ पवन जी, ये प्रश्न यही जी है कि अगर हिंदी समाज में वो जागरूकता, वो चेतना नहीं दिख रही है, तो क्या इसके लिए हम लोग, लेखक वर्ग, कलाकार वर्ग ही जिम्मेदार नहीं है कि उसने अपना संबंध अपने समाज से उतना बढ़िया नहीं बनाया है? वो समझता है कि मैंने लिख लिया, ये एहसान किया है हिंदी समाज पर, अब उसे एहसान मंद होना चाहिए, वो पढ़े, रिएक्ट करे और हमारा सम्मान करे। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है मुकेश जी आप कुछ कठोर बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखक सबसे पहले उसे जो काम करना चाहिए वो पढ़ता है, अध्ययन करता है, वो लिखता है और समाज के लिए लिखता है। समाज उसकी प्राथमिकताओं में होता है। आप देख रहे हैं, मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले बोला तो उसमें मैंने यही कहा कि अभी फिलहाल साहित्य समाज की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं ये देखता हूँ। मैं इस बात को सचमुच जानना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा हुआ रहा है भारतीय समाज, हिंदी भाषी समाज, कि वो लेखक की किताबों को हर 10 कदम पर कोई एक किताब पढ़ता हुआ मिलता हो, या लेखक को या लेखक की किताबों को सर पे उठाए घूमता रहा हो? इस प्रश्न पर भी बात की जानी चाहिए और उस समाज की नहीं पवन जी, की जानी दूसरे चाहिए। हम बांग्ला अफसोस समाज में करते हैं। आपको मिल सकता है, मराठी समाज में मिल सकता है। जी हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अपने हिंदी भाषी समाज की तुलना मराठी समाज या बांग्ला भाषी समाज से नहीं कर सकते हैं। मलयालम भाषा के समाज से नहीं करते हैं। वहाँ पठन पाठन का की परंपरा है, वहाँ जी, वहाँ अब वही भी कह रहा हूँ संस्कार कि है, वो लेकिन हिंदी संस्कार में अगर नहीं है हिंदी भाषियों में, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं। उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब लेखक घर घर लेखक लिखता है, और वो सारा का सारा समाज जो उसके आसपास मौजूद है वो उसके लेखन में मौजूद है, किंतु समाज उसे पढ़ता नहीं है। यदि समाज उसे पढ़ेगा, उसे उसे अपने जीवन में शामिल करेगा, अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करेगा, तो उसे अपने उसका लिखा हुआ समाज को अपने एक भाग की तरह दिखाई देगा। अब लेखक लिखे भी ठीक, प्रतिरोध भी करे, वक्त आने पे धरना प्रदर्शन भी करे, अपना सब कुछ दांव पर भी लगाए, और फिर समाज के बीच भी इस किताब को लेकर ढूंढे, अपनी किताब को लेकर घूमे कि आप मेरी किताब पढ़िए। तो इससे ज्यादा लेखक की दयनीय स्थिति और क्या होगी? समाज, लेखक ने अपना काम किया है तो समाज को कम से कम उसके लिखने के पास जाना तो चाहिए। एक जी मजदूर, एक ठेकेदार आपका मकान बना देता है और वो चला जाता है, रहते तो आप उसमें है ना। लेखक ने जब लिख दिया है तो कम से कम समाज उसे पढ़े, तो लेखक को बताए, तो उसे पता तो चले कि नहीं भाई आपने ये हमारे बारे में गलत लिखा है, जी, हमने ऐसा समाज वंदना नहीं जी, है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वंदना जी, मुझे लग रहा है कि पवन करण जी की बात से दो फाक हो गया पूरा समाज। हम लेखक समाज है, हमारा काम है लिखना, जिसको पढ़ना हो पढ़े, ये पढ़ने की जिम्मेदारी समाज नहीं, की है। मैंने ये नहीं कहा कि जिसको पढ़ना हो अगर पढ़े। आप नहीं, आप मैं नेतृत्व, ये कह रहा हूँ कि समाज की प्राथमिकता में लेखक का लिखा हुआ होना चाहिए। मैं ये वो नहीं कह रहा कहाँ हूँ से कि आएगा? वो समाज प्राथमिकता में पर कौन दबाव डाल लाएगा? रहा हूँ। वो पर प्राथमिकता नहीं में तो लाने की अब जिम्मेदारी किसकी है? सारा सारा दायित्व मुकेश जी आप लेखक पे डाल रहे हैं कि वो समाज से वंदना कट जी, गया है, जी जी, और जो वो मैं समाज से वंदना जी नहीं की कटा है, टिप्पणी ले लूं। समाज की जी लेखक पवन जी, के रूप में उसकी पहचान है समाज के बीच में। जी वंदना जी की टिप्पणी ले लूं पवन जी, हाँ, वंदना जी। मैं जी जी कि जब हम तुलना कर रहे होते हैं बंगाली समाज से, असमिया समाज से, मराठी समाज से, तो हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए एक लिटरेचर एक लार्जर कॉज है, बड़ा कॉज है। पढ़ना लिखना, संस्कृति को बचाना। आप देखिए ये सारे जो क्षेत्र हैं, जितने भी हैं, हमारे जितने रीजन हैं, उन सारे में क्यों अभी भी संस्कृति, मुकेश जी, अभी भी वैसे ही वाइब्रेंट अंदाज में चल रही है। बिहू असम में उतने ही वाइब्रेंट अंदाज में मनाया जाता है। वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते। उस संस्कृति में साहित्य भी एक बड़ा कॉज है। एक बड़े कॉज को लेकर सभी लोग, सभी भाषी
यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट से आप देखिए कि कितनी सुंदर पोएट्री आती है और कितना सुंदर लेखन होता है। जब आप पढ़ते हैं, एंथोलॉजी निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि अरे इतनी जमीनी बातें, इतनी खूबसूरत बातें, सब कुछ होता है उसमें, समग्र समाज होता है, प्रकृति होती है, सब कुछ होता है। तो मेरा मानना है कि उस भाषा के लोग एक लार्जर कॉज मानते हैं, बड़ा कॉज मानते हैं जिसके लिए उन्हें खड़े होना है। हिंदी, अब मैं असली मुद्दे पे आती हूँ, जिस तरह से भाषी समाज या जो हमारा गोबर पट्टी का समाज है, जो हिंदी भाषी समाज है, वो बटा हुआ है जाति में, वो बटा हुआ है अलग अलग तरह की, खुद ही वो छिटपुट होके बटा हुआ है। उसका कंप्लीट रिफ्लेक्शन हमें हिंदी साहित्य में दिखता है, ठीक है। और जब हम उसको देखते हैं हिंदी साहित्य में, मैं उस गुटबाजी पे दोबारा आती हूँ, जिस तरह समाज में ये है कि ये हमारे जाति बहुत इम्पोर्टेंट है, जाति भी एक रोल प्ले करती रही है पास्ट में। तो आपकी धरोहर, आप उससे आगे आए। अभी जो युवा पीढ़ी लिख रही है, जो 30 वर्ष से ऊपर 20 वर्ष वाले लिखने की कोशिश कर रहे, जो बहुत कम है। कल ही एक गोष्ठी में हम बैठे हुए थे और बात हो रही थी कि युवा तो अब कोई बचता ही नहीं है, हम किसे कहें युवा। 52 साल का आदमी भी युवा कहला रहा है, 60 से कम है तब तक वो युवा होता है। क्योंकि तो मैंने यही उस पर जवाब दिया कि 20 प्लस जो बच्चे होते हैं, जैसे मेरे खुद के बच्चे, वो तो हिंदी को अपना नहीं रहे ना, तो कौन आएगा उस धरोहर को आगे ले जाने। तो हमारे हिंदी समाज में बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशनल क्लास है, जो सब अपने अपने ढंग का साहित्य चाहता है, और वो दूसरे साहित्य को एक, मतलब प्रमोट करना बहुत खराब शब्द है, कोई क्यों प्रमोट करेगा, लेकिन वो उसको देखना नहीं चाहता इस तरह से। इस वजह से एक उदासीनता हिंदी समाज में, बहुत बड़ी उदासीनता है। और उदासीनता नहीं, मतलब उसको वो हिकारत भी है, मुकेश जी, वो हिकारत भी है, वो सम्मान का भाव समाज में नहीं है। एक बार किसी ने मुझे कहा था, एक बहुत बड़ी से गैदरिंग थी जिसमें बड़े साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स आए हुए थे, और उसमें उन्होंने, किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, ये लिखती हैं, आज से 10 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा व्हाट यू राइट? तो मैंने कहा, जी मैं हिंदी फिक्शन लिखती हूँ। अरे, आपको देख के नहीं लगता कि आप हिंदी में लिखते हो? तो ये जो हमारे, वो सारे हिंदी भाषी लोग थे, जो साइंटिस्ट थे वो भी हिंदी भाषी थे, लेकिन वो कहीं एक जगह पे पहुंच गए थे, और वहां से जब वो नीचे देखते थे तो हिंदी एक अपनाने या पढ़ने वाली बात नहीं थी, बाइलिंगुअल्स को खास तौर से। तो मेरा यही कहना है कि ये सम्मान लेखकों की भी जिम्मेदारी है। मैं पवन जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ, कोई यही काम नहीं, लेखक को सारे काम करने चाहिए, ठीक है। तो वो पुल भी बनाना चाहिए समाज के साथ, और ये बताना चाहिए गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, कि क्यों तुम्हें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्यों तुम्हें मैं ये मानती हूँ। जी, तो मैं इसमें ऐड करूं? हाँ बिल्कुल ऐड कीजिएगा। मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूँ जी जी। कि ये पूरा मामला सांस्कृतिक चेतना से जुड़ा हुआ है, और सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध बनाने का काम उस समाज के लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, संगीतकार, ये सब मिलकर करते हैं। ये केवल रचना धर्म तक सीमित रहेंगे तो फिर वो चीजें नहीं जाएंगी, उसका जुड़ाव भी नहीं होगा। क्या ये एक हिंदी पट्टी खास तौर पर, चूंकि इस तरह का सांस्कृतिक आंदोलन नहीं हुआ है, इस वजह से ये खालीपन दिखता है, उदासीनता दिखती है? जी देखो, एक तो बड़ी बात ये कि हिंदी समाज जो है वो बिखरा हुआ है। हमारे जो राज्य बटे हैं भाषाओं के, संस्कृति के हिसाब से, गुजराती, मराठी, बंगाली, तो वहाँ एक ऑननेस है। अब मेरी भाषा, मेरा कल्चर, वो वहाँ है। हिंदी, जैसे आपने कहा हिंदी बेल्ट, हिंदी का कोई प्रदेश नहीं है, हिंदी का बेल्ट है। वंदना ने भी कहा था काउ बेल्ट, तो ये बेल्ट है पूरा। तो बेल्ट जब होता है तो फिर वो ऑननेस नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। वो जो पूरा करे करे, जिसको ना करना हो ना करो। फिर दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, चाहे वो प्रदेश की हिंदी अकेडमियां हो या सब हो, वो किस तरह काम कर रही है। सब कुछ वहां से डिपेंड करता है। देखिए, सबको सहारा चाहिए होता है, प्रमोशन चाहिए होता है। पवन जी ने ठीक कहा कि साहित्यकार क्या क्या करेगा, लेकिन समाज को खुद से नहीं चलता। समाज को तो एक रहनुमा चाहिए होता है।
उसको रास्ता बताने वाला चाहिए होता है, एक माहौल बनाने वाला चाहिए होता है। कोई जो भी बनाए तो कोई ना कोई तो आगे आएगा, कोई किसी ना किसी तो काम करना पड़ेगा। और उसको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी जिम्मेदार संस्थाएं हैं प्रदेशों की, खासतौर से हिंदी की, वो कितनी ईमानदारी से काम कर रही है, कितना काम कर रही है, कहाँ तक पहुंच रही है, किन किन लोगों को जोड़ रही है, ये सारी चीजें जरूर करती है। अच्छी बात है। सवाल ये है, जो हम महत्वपूर्ण की बात कर रहे थे वो यही होता है कि हमारा समाज, समाज तो वैसे कुछ भी नहीं होता है ना, कोई संगठन बनता है, जैसे हमारे सरकार को हम मान लें, जब सरकार फिर सम्मानित करती है तो सरकार के सम्मान करने के अपने पैमाने अलग अलग होते हैं, वहां भी चीजें गड़बड़ हो जाती है, वो संतुष्टि नहीं मिलती लोगों को, है ना। तो वो असल में जब तक पब्लिक लेवल पर कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूँ लेखक करें, लेकिन किसी को तो आगे आना पड़ेगा इस हमारे कल्चर को डेवलप करने के लिए, उस माहौल को बदलने के लिए। जी पवन जी, अभी आपने कहा और वंदना जी ने भी एक अच्छी बात कही कि चूंकि छोटे छोटे समूह, पूर्वोत्तर का उदाहरण दिया, बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे, बहुत अच्छा वहां से साहित्य आ रहा है, तो क्या जो हिंदी समाज में सवर्णों का वर्चस्व रहा और जिसकी वजह से वो साहित्य का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ और सवर्ण मानसिकता ने उसको एक घेरे तक से केंद्रित रखा, सीमित रखा, इस वजह से भी बाकी समाज कट गया, जबकि बाकी समाज में बड़े परिवर्तन हुए, दलित बड़े पैमाने पर उभरे, पिछड़ों में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, राजनीतिक स्तर पर भी। उसको दरकिनार करके हमारा जो हिंदी साहित्य, हिंदी लेखन है, वो एक वर्ग विशेष और वर्ण विशेष तक सीमित रहा। क्या ये वजह भी हो सकती है कि उन्होंने अपने आप को आपसे जोड़कर ही नहीं देखा, क्योंकि वो आप उनसे नहीं जुड़े हुए? जी मुकेश जी, वो बहुत सही बात आपने कही है और ये ऐसा भी है, लेकिन हम वर्तमान में देखें तो स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। हम देखते हैं कि दूर दराज से, आदिवासी क्षेत्रों से बहुत अच्छे कवि लेखक निकल कर आ रहे हैं, अल्पसंख्यकों से बहुत अच्छे रचनाकार निकलकर हमारे सामने आ रहे हैं। और जो पिछले 20 सालों की स्थिति है, इस समय जो युवा लेखक, कवि कवित्रियां, कहानीकार आ रहे हैं, वो विभिन्न वर्गों से आ रहे हैं। और सबसे सुखद बात ये है कि वे सवर्ण नहीं है, वे बहुत कमजोर पृष्ठभूमि से हैं, वे बहुत निर्धन पृष्ठभूमि से हैं, उनके परिवार एक समय में बहुत अशिक्षित रहे हैं, पर उनके अंदर ये चेतना जागी, उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया और वो लेखक हुए और वो सचमुच उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कुछ कवियों की कविताएं, कुछ महिला कवियों की कविताएं, पुरुष कवियों की कविताएं आपने अपने ताना बाना कार्यक्रम में ही पढ़ाई है, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो परिदृश्य धीरे धीरे बदलता है और बदल रहा है। सवर्ण मानसिकता की अगर बात करते हैं तो मैं उस थ्योरी पर बहुत बात हो चुकी है और मैं अब इस थ्योरी पर बात करना चाहता हूं कि अगर मान लो चलिए उन्होंने नहीं लिखा और लिखा तो अपनी तरह से लिखा, पर अब अपनी बात कहने वाले लोग, लेखक खुद सामने आ गए हैं, अपने वर्ग से निकलकर सामने आ गए हैं और वो अपना कह रहे हैं। और हम आप देखें कि उसमें जो जो सवर्णों को लेकर आपने रेखांकित किया, उनके कहे में और जो अब वो खुद कह रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो पीड़ित हैं वो आए सामने और वो ऐसा लिखें कि वो हमें शर्मिंदा कर दें, हमारे लिखे को लगभग खारिज कर दें, वो सामने लेकर आए और वो लेकर आ रहे हैं। ये सचमुच बहुत मतलब उल्लेखनीय बात है और जो साहित्य को समृद्ध करने वाली बात है और उसको वैविध्य प्रदान करने वाली बात है। ये दूसरा समाज की, जैसा कि वंदना जी ने भी कहा कि, और ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखक क्लर्की भी कर रहा है, लेखक पुल भी बना रहा है, लेखक सब काम कर रहा है, लेखक हर जगह मौजूद है, पर और लेखक अपनी पहचान के साथ मौजूद है कि ये लेखक है। लेकिन समाज की प्राथमिकताओं में साहित्य नहीं है, उसकी प्राथमिकताएं बदली हुई हैं वर्तमान में और लगातार वो बदली हैं। उसकी प्राथमिकताओं में कुवड़ अश्लील कार्यक्रम है, उसकी प्राथमिकताओं में सांप्रदायिक और कट्टर राजनीति है। अब उस व्यक्ति को कुछ प्रमुख जो ताकतवर समूह है, ताकतवर वर्ग है, जो ताकतवर सत्ता है, उस लेखक को कैसे पसंद कर सकती है जो उनका विरोध करता है, जो उनके विपक्ष में खड़ा है, जो उनके कारगुजारियों के विरोध में लिख रहा है, वो उसको कैसे पसंद कर सकते हैं? उसे तो वो खिलाड़ी पसंद आएगा जो उनका कभी विरोध नहीं करता, उसे वो सिने स्टार पसंद आएगा जो उसको कभी विरोध नहीं करता,
उसे एक लेखक कैसे पसंद आएगा जो उनके विरुद्ध, उनकी कारगुजारियों के विरुद्ध, उनके जनता के का किए जा रहे शोषण के विरुद्ध जो साफ साफ लिखता है। तो लेखक मौजूद है, लेखक सब अपने जीवन यापन के लिए लेखक को ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। उसे पुल में मजदूरी भी करनी पड़ रही है, उसे गलती भी करनी पड़ रही है, मुझे मुंशीगिरी भी करनी चाहिए, वो टीटी भी है, वो ट्रेन को झंडी भी दिखा रहा है, वो ट्रेन भी चला रहा है, तो लेखक हर जगह। जी, एक छोटी सी टिप्पणी अब वंदना जी के अंत में मैं चाहता हूं कि अगर लेखक और समाज के बीच में इतनी दूरी है, जो हमने शुरू के वक्तव्य में महसूस नहीं की थी, लेकिन जब हम अंत में पहुंच रहे हैं तो स्पष्ट हो रहा है कि दूरी है और हिंदी समाज में वो कमियां हैं जिसके बारे में हम लोग कहते रहते हैं। अब ये और बात है कि हिंदी समाज बीमारू समाज भी है। पूरे देश भर के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये पूरी हिंदी पट्टी बीमारू है, आर्थिक रूप से पिछड़ी है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है और तमाम तरह का पिछड़ापन है, और उसमें ये सांस्कृतिक पिछड़ापन भी भारी है। लेकिन यहाँ लेखकों की जिम्मेदारी है, लेखन तक अगर वो सीमित रहेंगे तो ये स्थिति नहीं बदलने वाली है, किसी को सांस्कृतिक नेतृत्व भी संभालना पड़ेगा। वंदना जी। मैं इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात की तस्दीक करती हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि हम अभी बहुत, पवन जी ने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बताया कि बहुत ही संकटग्रस्त समय में है। खास तौर से जितने सामाजिक विभेद हो सकते हैं, जितना दुचित्तापन हो सकता है, कितनी सारी चीजें इस समय है कि लेखक को भी चुप कर दिया जा रहा है। ऐसे समय में हमारी बढ़ी हुई जिम्मेदारी है, मेरा बस यही एक विनीत भाव है कहने का कि हमारी अभी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। तो हो सकता है कि हमको एक संस्कृति कर्मी या लिटरेरी एक्टिविस्ट की तरह काम करना पड़े। जैसे जैसे चुनौतियां आती रही हैं, हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, विदेशों के भी हैं। हम डिकेंस को पढ़ते हैं, हम क्रांति के समय की बात करते हैं, हम जोला को पढ़ते हैं, हम इतने सारे लोगों को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लेखक फिर एक लिटरेरी एक्टिविस्ट भी बन जाता है जब उसका समाज उससे ये डिमांड करता है। और यदि हम अपनी भाषा को प्यार करते हैं, यदि हम अपनी संस्कृति को वाकई में प्यार करते हैं, वो फर्जी वाला प्यार नहीं जो आजकल दिखलाया जा रहा है बहुत सारा, वो प्यार नहीं, वाकई में हम इसकी परवाह करते हैं, तो हमें गांव-गांव जाना पड़ेगा, गांव-गांव में कोशिश करनी पड़ेगी। हम कैसे करेंगे हमें पता नहीं, क्योंकि हम संसाधन विहीन भी हैं बहुत, और हमारे ऊपर एक तलवार भी लटकी रहती है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें जाना पड़ेगा, हमें संवाद बनाना पड़ेगा। खास तौर से मुझे बस ये लास्ट लाइन है जो कहना चाहती हूँ, उन लोगों से नहीं जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों से जो नव साक्षर हैं, उनके अंदर हमें अच्छे साहित्य को लेकर जाना होगा। और हो सकता है हम प्रेमचंद से ही शुरुआत करें, क्योंकि मैं जब एक गांव में गई थी और मैं लगातार उस जाती हूँ और पढ़ती हूँ, कहानियां पढ़ के बच्चों को सुनाती हूँ, तो मैंने देखा आज भी का चिमटा जो है कहीं न कहीं से पकड़ता है। यानी कि कुछ कहानी का कौशल है, कुछ उनकी विपन्न परिस्थितियां हैं और कुछ एक साझा जज्बा है जो कहीं न कहीं कनेक्ट करता है। तो ऐसे साहित्य को लेकर जाना पड़ेगा। उनमें से बहुत बच्चे इंतजार करते हैं कि कोई आए, उन्हें इस तरह की कहानियां बताए, लाइब्रेरी दिखाए, किताबें बताए। तो पुल का काम लेखक को अब करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई शासक अपनी जनता को नहीं बदल सकता है, मतलब दूसरी जनता नहीं ला सकता अपने लिए, उसी तरह से हम आप भी कोई दूसरा समाज नहीं ला सकते। हमें इसी समाज को गढ़ना पड़ेगा, उसी को इस लायक बनाना पड़ेगा या हमें उनके लायक बनना पड़ेगा। ये एक कोशिश दोनों तरफ से जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा के लिए आप तीनों मेहमानों का। धन्यवाद, नमस्कार। हिंदी में साहित्य तो खूब रचा जा रहा है, मगर समाज विज्ञान की स्थिति क्या है? क्या समाज विज्ञान ऐसे विषयों पर शोध कर रहा है जिसमें हमें ये पता चल सके कि हमारे समाज में हिंसा, नफरत और झूठों को इतनी स्वीकार्यता कैसे मिल गई? क्या ये पता किया जा रहा है कि समाज में विवेकहीनता इस तरह से इतने पैमाने पर क्यों व्याप्त हो गई है? जाने माने कवि और आलोचक अशोक वाजपेयी आज अपनी स्तंभ दूसरी आवाज में इसी मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। नमस्कार,
दूसरी आवाज में इस बार मैं हिंदी में सामाजिक ज्ञान की स्थिति पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। वैसे तो आम तौर पे ये सही है कि हिंदी भाषा साहित्य में बहुत सशक्त, लेकिन ज्ञान में बहुत अशक्त है। पर इधर ये एक सुखद परिवर्तन हुआ है कि हिंदी में समाज विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। युवा समाज वैज्ञानिक सामने आ रहे हैं और वो कई ऐसे विषयों पर शोध कर लिख रहे हैं जिन पर हिंदी में पहले कभी नहीं लिखा गया। समाज विज्ञान की 3 पत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिमान जो अभय कुमार दुबे के संपादन में निकलती है, सामाजिक विमर्श जो डॉक्टर शर्मा के संपादन में निकलती है, और सामाजिकी जो बद्री नारायण के संपादन में निकलती है। तो 3-3 पत्रिकाओं का होना और उनमें विपुल सामग्री होना इस बात का साक्ष्य है कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज विज्ञान की एक इसको चाहे आप कहें विडंबना है या कहें कि उसकी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ओर तो वो विज्ञान है, यानी तर्क, तथ्य, संगत, विधा, और दूसरी ओर वो समाज को संबोधित विज्ञान है, गणित या भौतिकी की तरह सीमित लोगों को संबोधित ज्ञान नहीं है। इसलिए वो गद्य की भी विधा है और इसलिए उसका साहित्य से घनिष्ठ संबंध है या होना चाहिए। समाज विज्ञान को साहित्य से संप्रेषणीयता, शैली, विविधता, अनेक नए किस्म के रूपाकार सीखने का अभ्यास करना चाहिए। और साहित्य को भी समाज विज्ञान में जो हो रहा है उसको हिसाब में लेना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि समाज के बारे में समाज विज्ञान जो हमें बताता है वो हमारे काम का नहीं है। एक और दिक्कत ये है कि अक्सर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में साहित्य को ज्ञान की विधा मानने में बड़ा संकोच है, जबकि साहित्य भी ज्ञान की एक संवेदनात्मक विधा है। ये नहीं कहा जा सकता कि समाज विज्ञान में अधिक ज्ञान है और साहित्य में कम है। तुलसीदास और कबीर में जो ज्ञान है या मुक्तिबोध और अज्ञेय और निराला में जो ज्ञान है वो किस समाज वैज्ञानिक ज्ञान से कम है। तो ये धीरे धीरे स्थिति शायद बदलेगी। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर हमको सोचना चाहिए कि समाज विज्ञान को कुछ शोध करनी चाहिए। जैसे भारतीय समाज में और हिंदी समाज में इस समय जो हिंसा और हत्यारी मानसिकता की इतनी व्याप्ति है उसकी कुछ पड़ताल करनी चाहिए कि क्या ये हमारे धार्मिक संस्कार, हमारी परंपरा, हमारे साहित्य से पोषित मानसिकता है, क्या इसका स्रोत वहां है, दबा छुपा हो सकता है। तरह तरह के झूठों को इतनी आसानी से सच मानने की विवेकहीनता हिंदी समाज में कैसे आ गई है, इस पर भी कुछ शोध होना चाहिए कि आखिर हमने झूठ को झूठ की तरह देखना बंद इतना आसानी से क्यों कर दिया। हमसे लगातार राजनीति, धर्म, मीडिया, तरह तरह के और माध्यम झूठ बोल रहे हैं और हम उन पर विश्वास किए जा रहे हैं जैसे कि वो सच हो। तो इसके कारणों की खोज होनी चाहिए। फिर हम कहते आए हैं कि हिंदी अंचल में गंगा जमुनी तहजीब थी और बड़ी समरसता थी,
तो ये क्या एक धारणात्मक स्थिति थी कि इसका कोई भौतिक अस्तित्व भी था, वरना वो इतनी आसानी से भंग क्यों हो रही है? या कि भंग नहीं हो रही है, लगता भले है कुछ तमाशों में भंग होती, लेकिन दरअसल पूरा पड़ोस में वो अभी भी कायम है। तो इस बात को भी सामने आना चाहिए। अन्य भाषा भाषी समाजों की तुलना में हिंदी समाज में साहित्य और कलाओं की पैठ इतनी कम क्यों है? बांग्ला में, असमिया में, मलयालम में, कन्नड़ में, तमिल में साहित्य और कलाओं की बड़ी पैठ है। हमारे यहाँ क्यों नहीं है हिंदी में? इस पर भी कुछ अनुसंधान होना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि जितना तत्पर सेवा भाव सिखों में है, उतना हिंदुओं में क्यों नहीं है? हिंदुओं में सेवा भाव की और उसकी तत्परता की कमी के क्या कारण हैं? सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, धार्मिक कारण है, या और कोई कारण है? इसी तरह से ये मंदिरों मस्जिदों का हिंदी अंचल में इतना राजनैतिकीकरण हो रहा है, उसका क्या आधार है और उसकी क्या स्थिति है? हिंदी मध्य वर्ग में अपनी मातृभाषा के प्रति ऐसी उदासीनता क्यों है? और उसका अंग्रेजी के प्रति आकर्षण क्या सिर्फ महत्वाकांक्षा और अधिक आर्थिक सुविधा पाने के लिए भी है कि इसका और कोई या कई और सांस्कृतिक सामाजिक कारण हैं? किसी को इसका भी अध्ययन करना चाहिए कि हिंदी समाज में कितनी देवमालाएं हैं। नए नए देवता बनते रहते हैं। अब तो हम आजकल हर जगह कुएं बावली में शिवलिंग खोजते रहते हैं, पर बहरहाल देवमालाएं बहुत विकसित हो रही हैं, उनकी संख्या बढ़ी है, ऐसा आभास होता है। तो क्या ये सही है? और समाज विज्ञान को दो चीजों की तो जरूरत हर हालत में होगी। एक तो अथक प्रश्नवाचकता और दूसरी अदम्य निर्भयता। तभी वो ये बातें हमको ठीक ठीक बता पाएगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। मुर्गों को ये लगता है कि उनके बांग देने से ही सुबह होती है, यानी वे अगर बांग देना बंद कर दें तो सुबह होनी बंद हो जाएगी। लेकिन क्या वो भ्रम में नहीं जी रहे हैं? क्या उन्हें ये नहीं लगता है कि उनके इसी भोलेपन के कारण वे मनुष्यों के शिकार बन जाते हैं? जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने व्यंग्य स्तंभ ना कहो से बैर में इसी पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये रचना है लोगों की गलतफहमियों को लेकर कि एक विद्रोही मुर्गा और समझदार आदमी। एक मुर्गे को लगा कि यार ये आदमी जो है हमें खाते हैं, तो उसने आके मुस्कुराकर बल्कि धमकाते हुए आदमी को कहा कि देखो यदि तुम हमें खाना बंद नहीं करोगे मुर्गों को, तो हम बांग देना बंद कर देंगे। और तुम्हें पता है कि हम बांग नहीं देंगे तो सुबह नहीं होगी। और देख के उसकी तरफ देखने लगा। आदमी हंसने लगा। आदमी ने कहा यार तू स्वादिष्ट भी है और भोला भी है, तुझे क्या लगता है कि बांग का संबंध कोई सुबह होने से है? मुर्गा भ्रमित हुआ, दुखी भी हुआ। उसने कहा अरे क्या बात करते हो? अरे हमारे बुजुर्गवार मुर्गा लोग तो हमें बचपन से बताते गए हैं कि जब हम बांग देते हैं तो सुबह होती। आदमी ने हंसकर कहा देख प्यारे, हर कौम में कुछ झूठ बार बार कौम का मनोबल बढ़ाने के लिए बोले जाते हैं,
पीढ़ी दर पीढ़ी बोला गया ये झूठ फिर एक पारंपरिक विश्वास में तब्दील हो जाता है, जिसे पारंपरिक ज्ञान का दर्जा दिया गया है। तो ऐसे किस्से मुर्गों की क्या बात है, आदमियों के बीच भी पलते हैं। तो सोचता रहे तू कि तेरे बांग देने से सुबह होती है, वैसे होती नहीं। मुर्गा मानने को तत्पर नहीं, कहते तुम मिथ्या भाषण कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो। मैं बात जानता हूं, सच बात यह है कि हमारी बांग से ही सुबह होती है, मैंने खुद देखा है। अरे मैं रोज देखता हूं कि इधर मैं बांग देता हूं और उधर कुछ देर बाद सूरज उग जाता है, सुबह होती है। यार तू कमाल का आदमी, कमाल का मुर्गा है। देख मैं अपना बताता हूं तेरे को, मुझे सुबह सुबह हाजत आती है, लगता है लेटरिन जाऊं, सोते सोते ही पेट में प्रेशर बनने लगता है सुबह सुबह, और मैं जान जाता हूं सुबह होने की। अब मैं कहूं कि मेरे टॉयलेट जाने से सुबह होती है और मैं जिस दिन भी टॉयलेट जाना बंद कर दूंगा उस दिन सुबह होनी बंद हो जाएगी, तो ये मेरी मूर्खता होगी ना। मुर्गा मौन हो गया, सोचता रहा। आदमी ने उसे आगे समझाया, देख तू आदमी को नहीं जानता, तू आदमी जात को नहीं जानता। उसने चालाकी से ये भ्रम मुर्गों के मन में पैदा कर रखा है कि वो बांग देंगे तो सुबह होगी, और तुम जानते नहीं हो कि तुम सुबह सुबह जब बांग देते हो तो आदमी को पता चल जाता है कि मुर्गा है कहां। तुम खुद खबर देते हो कि मुर्गा किधर है और वो छुरी लेकर उसी तरफ चल पड़ता है। मुर्गा मानने को तत्पर नहीं था। यार तुम तो हमारा विश्वास ही हिलाए दे रहे हो। तुम सच बताओ, क्या यह सब हम मुर्गों का भ्रम है? ऐसे भ्रम ना पालें तो प्राणी जिए कैसे? पर मैं कहूंगा मुर्गे, तुझे खुद पर अगर गर्व करना ही है तो इस बात पर कर कि तेरे जैसा स्वादिष्ट और कोई प्राणी नहीं है। स्वादिष्ट होना कोई गर्व करने वाली बात? कैसी बात करते हो? हाँ, गर्व करने वाली बात है। तुम सदियों से आदमी के पेट की खातिर कुर्बानी देते हैं, कुर्बानी देने वाले आदमी। और हम मनुष्यों के बीच कुर्बानी का बड़ा महत्व है। तुम स्वयं को एक किस्म का शहीद मानकर गर्व कर सकते हो कि तुम आदमी की कौम के लिए शहीद होते जाते हो। तुम जो अगर आदमी होते ना तो तुम्हारी बेवा मुर्गी या अनाथ चूजों को ताम्रपत्र मिलता। तुम समझते हो ना? मैं तो ऐसी कुर्बानी नहीं देना चाहता। अबे मुर्गे की नाक कटाएगा? मैं सारे मुर्गों को समझाऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि आदमी हमें कैसे बेवकूफ बनाता है। मैं अभी मुर्गे मैं उन्हें समझाऊंगा कि आदमी के पेट में जाना उनकी नियति नहीं है, मुर्गों को संभल के रहना चाहिए। मुर्गे ने धमकी दी। आदमी उसे देखता रहा, फिर बोला तुम बहुत भोले हो मुर्गे। आदमी ने कभी आदमियों को इकट्ठा नहीं होने दिया, एकजुट नहीं होने दिया। और तुम क्या समझते हो कि हम तुमको मुर्गों को एकजुट होने देंगे? हमने कभी भी कमजोरों को एक नहीं होने दिया। कमजोरों को कमजोर ही बने रहना ही आदमी की ताकत है। मुर्गा घूरता रहा, घूरते घूरते गोल आंखों से देखा और चला गया। आदमी चिंतित निगाहों से उस तरफ देखता रहा जहां मुर्गा जा रहा था। मुर्गों में ये विद्रोह की भावना पनपना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। पर देखो कि अगली सुबह मुर्गे ने बांग नहीं दी। तो क्या आपको लगता है कि उसने विद्रोह स्वरूप बांग नहीं दी? उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा बांग, सुबह नहीं होगी। नहीं, जो सही बात है वो ये है कि उसी रात क्रांति के मसालों में पकाकर मुर्गे को आदमी के डिनर में रख दिया गया था। मुर्गा विद्रोह करके अपना स्वाद बिगाड़े उससे पहले ही उसे स्वाद रहते आदमी ने हलाल कर दिया था। आदमी विद्रोह बर्दाश्त नहीं करता, ना मुर्गे का ना आदमियों का। ताना बाना में आज बस इतना ही।
ताना बाना का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@satyhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।